कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम चौथे यूनिट पर बात कर रहे हैं साउथ एशिया में भारत और इसकी क्षेत्रीय रणनीतियों के ऊपर जो बहस है उसको लेकर। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो डाला था जिसमें एक जगह एक तथ्यात्मक गलती हो गई थी। एक विद्यार्थी कोमल ने इस पर मेरा ध्यान दिलाया और मुझे लगा कि ये गलती सही नहीं है आपके लिए, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट करके पुनः इसको एडिट करके आप तक फिर इसका इंटरप्रिटेशन रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, जो और शॉर्ट हो सकता था। लेकिन चलिए मैं इस विषय को पुनः इंटरप्रेट करके आप तक रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप दक्षिण एशिया में भारत की जो क्षेत्रीय रणनीति है, उसको समझ सकते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट के लिए, जिसमें से आपको बेसिकली जो दक्षिण एशिया का देश है उसके संदर्भ में भारत की जो रणनीति है, जो विदेश नीति है, उसका अध्ययन करना है। यह दक्षिण एशिया जो है, यह एक भौगोलिक क्षेत्र है। आप विश्व के ग्लोब पर देखेंगे तो एशिया का जो दक्षिणी भाग है, जिसको हम दक्षिण एशिया के रूप में परिभाषित करते हैं, और इसमें से जो शामिल देश हैं उनके साथ भारत की जो विदेश नीति है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वैश्विक परिदृश्य में भी साउथ एशिया का काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रहता है। एशिया में कुछ बड़े देश हैं, जैसे भारत है, चाइना है, जिसका काफ़ी रेलिवेंस है। उसी संदर्भ में साउथ एशिया में इन देशों की भी प्राथमिकता उभर के आ जाती है, जो किसी भी देश के विदेश नीति के साथ, उसकी रणनीतियों के साथ सबसे अहम हो जाता है। और भारत तो दक्षिण एशिया का एक सबसे बड़ा देश है, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से हो, जनसंख्या की दृष्टि से हो, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो, इकोनॉमिक दृष्टि से हो, रिसोर्स की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप देखिए, एशिया में भारत, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे ज़्यादा रेलिवेंस उभर के आता है। और दक्षिण एशिया का जो हिस्सा है वह काफ़ी उथल-पुथल वाला भी रहा है, इसमें काफ़ी तनाव भी रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ भी दक्षिण एशिया में सामूहिक रूप से उभर के आती है दक्षिण एशिया के देशों का, जैसे सीमा विवाद हो गया, आतंकवाद की समस्या है, प्रवासियों की समस्या है, शरणार्थियों की समस्या है, गरीबी है, स्वास्थ्य की समस्या है। ये सारी कॉमन चुनौतियाँ हैं जो दक्षिण एशिया को एक साथ देखने को मिलती है। तो जब भारत की रणनीति को दक्षिण एशिया के संदर्भ में आप मूल्यांकन कीजिएगा, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि दक्षिण एशिया के कुछ बड़े देश हैं, उनके साथ भारत क्या अपनी रणनीति अपनाता है, और दूसरा कुछ छोटे देश हैं, उनके साथ क्या रणनीति अपनाता है। इसमें आप दक्षिण एशिया के जो प्रमुख देश हैं उसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें से 8 दक्षिण एशिया के साथ है। सबसे पहले जो सार्क की स्थापना की गई थी, तक्षेस की स्थापना की गई थी, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक संगठन बनाया गया था दक्षिण एशिया के देशों का। उसमें से जो संस्थापक देश हैं, वह 7 ही देश थे, लेकिन बाद में इसमें अफ़गानिस्तान को भी शामिल किया गया और इसकी संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इसके जो दक्षिण एशिया के जो प्रमुख देश हैं, उसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान है। इसके कॉन्टेक्स्ट में आप विषय को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ-साथ एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसको हम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको संक्षेप में दक्षेस भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। यह एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से दक्षिण एशिया के जो देश हैं वह आपसी सहयोग करके अपना विकास कर सकें, अपनी चुनौतियों का समाधान कर सकें, और उससे एक बातचीत के मंच के माध्यम से अपने जो भी समस्याएं हैं उसका हल कर सके। तो इसके संदर्भ में आप दक्षिण एशिया के देशों के संदर्भ में आप मूल्यांकन कीजिएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है भारत की रणनीति दक्षिण एशिया के संदर्भ में किस प्रकार से उभर कर आती है। भारत जो अपनी विदेश नीति बना रहा है 1947 से लेकर अब तक, उसमें
किस प्रकार की रणनीतियों के ऊपर जोर दिया गया है। इसमें हमने जो भारत की रणनीति है उसको 7 भागों में बाँटकर अध्ययन करने की कोशिश की है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासिफ़िकेशन है। हालाँकि इस क्लासिफ़िकेशन को आर एस यादव की बुक से लिया गया है। अगर आप भारत की विदेश नीति में आर एस यादव की बुक को पढ़ेंगे, काफ़ी सूक्ष्मता से उसमें मूल्यांकन भी किया गया है, जिसमें इस क्लासिफ़िकेशन के बारे में जोर दिया गया है। इस भारत की जो रणनीति है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, इस बिंदुओं को आप ध्यान में रखकर मूल्यांकन कीजिएगा। जैसे पहला नेहरू युग 1947 से 1964 के बीच का कार्यकाल, इंदिरा गांधी का कार्यकाल अ, उभर के आता है। उसके बाद तदर्थता का कार्यकाल, फिर गुजराल सिद्धांत गठबंधन का दौर, मनमोहन सरकार की विदेश नीति और लास्ट में है मोदी सरकार की विदेश नीति 2014 से लेकर अब तक। तो इस संदर्भ में आप दक्षिण एशिया के जो देश हैं, साउथ एशिया के जो देश हैं, उनके साथ जो भारत की रणनीति है क्षेत्रीय लेवल पर, उसको आप मूल्यांकन कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि भारत की जो विदेश नीति है या इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में भारत का जो संदर्भ है विश्व के अन्य देशों के साथ, उसको जो आप पहले यूनिट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। जितने भी आप फैक्ट की बात करेंगे, घटनाओं की बात करेंगे, विदेश नीति की बात करेंगे, वो सारी विदेश नीतियाँ, रणनीतियाँ इस संदर्भ में भी उभर के आएँगी, लेकिन इसका सिर्फ़ आपको मूल्यांकन करना है दक्षिण एशिया के संदर्भ में। जैसे प्रारंभ में आप देखेंगे तो शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, गुटबंदी का दौर शुरू हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, फिर आप देखेंगे पंचशील की नीति को अपनाया, फिर आप भारत परमाणु कार्यक्रम के सिद्धांत को अपनाया और इसके साथ-साथ विश्व के सभी देशों के साथ अपनी विदेश नीतियों को संचालित करते हुए चला आ रहा है। तो जो भारत का जो सिद्धांत है और उद्देश्य है, जो विश्व के अन्य देशों के साथ है, जो आपने अमेरिका के साथ देखा, रूस के साथ देखा, चाइना के साथ देखा, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप दक्षिण एशिया में भारत की जो रणनीतियाँ हैं, उसके संदर्भ में आप मूल्यांकन कीजिएगा। तो 1947 से लेके 64 के बीच में जो सबसे पहला काल है, उसमें आप नेहरू के योगदान को, भूमिका को आप इसमें मूल्यांकन कर सकते हैं, जो दक्षिण एशिया के संदर्भ में उभर के आया है। जिसमें गुट निरपेक्षता की नीति और सब एक इम्पोर्टेंट नीति है पंचशील की नीति, इसकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। गुट निरपेक्षता पूरे वैश्विक लेवल पर भी उभर के आया, लेकिन इसमें जो अपने पड़ोसी देश हैं, उनकी भी प्रासंगिकता के ऊपर बात किया गया है। और पंचशील की नीति, हालांकि पंचशील का जो सिद्धांत है वह दक्षिण एशिया के देशों के साथ उस तरीके से नहीं है, मतलब इसका प्रासंगिकता चाइना के साथ सबसे ज्यादा है, लेकिन जो भारत का पंचशील का सिद्धांत है वह किसी भी देश के साथ उसके एक सिद्धांत के रूप में उभर के आता है। तो जो रणनीति, जो स्ट्रेटेजी वह चाइना के साथ रखने की कोशिश कर रहा है, उसी प्रकार वह दक्षिण एशिया के देशों के साथ भी इस सिद्धांत के आधार पर अपनी विदेश नीति को, अपनी रणनीति को मूल्यांकन करने के ऊपर जोर दे रहा है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल को एक यथार्थवादी कार्यकाल के रूप में माना जाता है, जिसमें से वो दक्षिण एशिया में उन्होंने काफी फोकस किया। उनके कार्यकाल में आपने देखा कि किस तरीके से जो दक्षिण एशिया के मुद्दे हैं, उसके प्रत्यक्ष समाधान के ऊपर जोर दिया गया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के ऊपर इंदिरा गांधी ने जोर दिया। भारत और जो पाकिस्तान की विदेश नीति है, उसमें से आप देखेंगे किस तरीके से बांग्लादेश की स्वतंत्रता 1971-72 में उभर के आती है और एक स्वतंत्र देश के रूप में उसकी स्थापना होती है। उसमें भारत का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद के कालों में आप देख सकते हैं, जिसमें तदर्थता का काल के रूप में मूल्यांकन किया गया है। इस काल में हमारे यहाँ जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, चाहे चंद्रशेखर की प्रधानमंत्री बने, इसी काल में आप देखेंगे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। तो इन लोगों का उस तरीके से दक्षिण एशिया के देशों पर रुझान नहीं रहा, लेकिन और हालांकि इनका कार्यकाल भी, अगर राजीव गांधी की सरकार को छोड़ दिया जाए तो अन्य जो
प्रधानमंत्री है, वह काफ़ी उथल-पुथल वाला रहा है उनका कार्यकाल, तो इस तरीके से इस दौर को तदर्थ काल के रूप में मूल्यांकन किया गया है। लेकिन इसमें से दक्षिण एशिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत उभर के आता है, वह है गुजराल सिद्धांत का। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री हैं और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बेसिकली दक्षिण एशिया के देश के साथ भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके का संबंध होना चाहिए, इसका मूल्यांकन किया गया है। इसको हमने जो सिद्धांत और उद्देश्य और सिद्धांत वाला जो वीडियो है, उसमें गुजराल सिद्धांत के बारे में मूल्यांकन किया है। इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। कभी-कभी इस पर शॉर्ट नोट्स भी आने की संभावना होती है, लेकिन ना भी आए तो इसको आप पहले यूनिट और दक्षिण एशिया के संदर्भ में जो गुजराल सिद्धांत है उसके संदर्भ में आप मूल्यांकन कीजिएगा। उसके बाद भारत में गठबंधनों का दौर शुरू हुआ 1998 से 2003 में। जो सरकारें बनी वह एक तरीके से गठबंधन की सरकार रही। हालांकि बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की जो विदेश नीति रही है वह दक्षिण एशिया के देशों के साथ खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि देशों के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से उभर के आई है। बाद में आप 2004 के बाद से मनमोहन सिंह सरकार की जो विदेश नीति रही है दक्षिण एशिया में, जिसमें से आप देख सकते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है, जो अपने पड़ोसी देशों के साथ जो रणनीति है उसके ऊपर जोर दिया गया है। और वर्तमान में मनमोहन सिंह सॉरी मोदी गवर्नमेंट की जो रणनीति है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर बात करती है और जो अपने पड़ोसी देश हैं चाहे वह श्रीलंका हो, भूटान हो, मालदीव हो, अफगानिस्तान हो, इन सभी देशों के ऊपर काफ़ी जोर दे रहा है, इनके विकास के ऊपर जोर दे रहा है, यहाँ पर विकास परियोजनाओं को मजबूत करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से दक्षिण एशिया में भारत की रणनीति को आप मूल्यांकन कर पाएंगे। आप जिस तरीके से अपने क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, आप उसमें से अगर इसमें ये सारी फैक्ट आ रही हैं, बातें आ रही हैं, तो उसी संदर्भ में आप मूल्यांकन करिएगा। अगर कुछ बातें नहीं हैं तो उसको ज़रूर शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसमें से जो सबसे बड़ा देश है वह है पाकिस्तान और इसके साथ भारत के जो संबंध है प्रारंभ से ही काफ़ी तनावपूर्ण रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों देश 1947 में एक ही देश से पाकिस्तान निकल के आया है और इसके साथ भारत के काफ़ी कठोर मतलब अनुभव रहे हैं, जिसमें से विभाजन की त्रासदी, सीमा विभाजन, सेनाओं का बंटवारा, अल्पसंख्यक का मुद्दा, जल विवाद, सीमा विवाद, कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान युद्ध 71 में, शिमला समझौता, परमाणु मुद्दा, लाहौर घोषणा, आतंकवाद का मुद्दा, ये सारे हाल ही में देखे आपने सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारे मुद्दे हैं जो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करता है। और इसी के आधार पर आप इसका मूल्यांकन कर पाइएगा। इसके बाद आप श्रीलंका के साथ अगर भारत के मुद्दों को देखें तो भारत श्रीलंका का संबंध काफ़ी गहरा रहा है, काफ़ी पुराना रहा है। श्रीलंका भारत का एक बहुत निकटतम पड़ोसी देश भी है और कल्चरल रूप से भी कई मुद्दों पर उभर के आता है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका में 2 भाषाओं की सबसे ज़्यादा प्रमुखता है। एक सिंहली जो वहाँ के बहुसंख्यक हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और दूसरा है तमिल और जो जिनका संदर्भ भारत के साथ उभर के आता है, तमिलनाडु के साथ काफ़ी गहराई से उभर के आता है। सांस्कृतिक रूप से भारत के इसके साथ काफ़ी जुड़ाव है। तो जो तमिल की समस्या है वहाँ पर रही है, वह भी भारत की विदेश नीति को श्रीलंका के साथ भारत की रणनीतियों को काफ़ी प्रभावित करने के ऊपर जोर दी है। तो इसके साथ जो प्रमुख मुद्दे हैं, हालांकि भारत और श्रीलंका के संबंधों को समय-समय पर मजबूत करने के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता रहा है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की एक दूसरे की यात्रा भी की जाती रही है। आपसी मदद भी दिया जाता रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से श्रीलंका में राजनैतिक अस्थिरता आई है। तो उसको लेके भारत भी काफ़ी गंभीर है। इसके साथ-साथ भारत और श्रीलंका के बीच में जो प्रमुख विदेश नीतियाँ हैं, उसको प्रभावित करने वाले जो प्रमुख मुद्दे हैं, उसमें टापू का मुद्दा, लक्षद्वीप, तस्करों की समस्या, तमिल की समस्या, राजीव गांधी की हत्या हत्या इत्यादि ये सारे प्रश्न इसको प्रभावित करते रहे हैं। इसके साथ-साथ आप
नेपाल के संदर्भ में भारत की रणनीतियों का मूल्यांकन कर पाएंगे। नेपाल एक भारत का काफी पड़ोसी देश है, सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। मतलब एक तरीके से देखिए तो इसकी सीमाएं भारत के साथ डायरेक्टली लगी हुई है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के संदर्भ में, और काफी शांतिपूर्ण देश रहा है। और एक तरीके से चाइना और भारत के बीच में एक बैरियर का भी काम करता है। तो इस संदर्भ में भारत की रणनीतियां भी उभर के आती है। तो कभी भारत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान सॉरी नेपाल से उसके संबंध खटासपूर्ण हो, वह चाइना के पक्ष में उसका जो रुझान जाए, झुकाव जाए। हालांकि कई बार यह स्थिति उभर के आती है कि चाइना कोशिश करता है कि नेपाल उसके पक्ष में बात करे या उसके प्रति झुकाव रखे, लेकिन भारत अपनी विदेश नीतियों के माध्यम से नेपाल के ऊपर काफी जोर देता है। कई बार नेपाल के साथ कुछ मुद्दों को लेके, सीमा विवाद को लेके तनाव की स्थिति भी उभर के आई है। जैसे नेपाल में कभी कभी साम्यवादी दल की भी विशेषता है, मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल है, वह भी भारत को एक आशंका की दृष्टि से रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ भारत और नेपाल के संबंध काफी मधुर रहे हैं। इसमें कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो भारत की रणनीतियों को, भारत की विदेश नीतियों को प्रभावित करता रहा है। जैसे नेपाल में हथियारों का आयात, नेपाल द्वारा परमिट व्यवस्था लागू करना, नागरिकता की समस्या, व्यापार परिगम संधि इत्यादि, ये सारे मुद्दे रहे हैं। तो इस संदर्भों में भारत की रणनीतियों को आप मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला देश है दक्षिण एशिया में बांग्लादेश। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले यह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। भारत ने इसको रणनीतिक तरीके से स्वतंत्र कराकर इसको एक नव स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया 1971-72 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश सांस्कृतिक रूप से एक बंगला भाषा बोलने वाले लोगों का बहुलता है यहाँ पर। और ये जो पाकिस्तान है उसमें से उर्दू की प्राथमिकता दी जाती है। उर्दू सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है। तो ये एक तरीके से भाषा के आधार पर यहाँ पर आंदोलन उभर के आया, संस्कृति के आधार पर उभर के आया, और भारत ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई और एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर के आया। प्रारंभ से ही बांग्लादेश के संबंध भारत के साथ काफी मधुर रहे हैं, और भारत चाहता भी है कि बांग्लादेश के साथ इसके संबंध मधुर रहे। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो इसके संबंधों को, रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। उस मुद्दों में आप प्रवासी बांग्लादेशी का मुद्दा, अ, उत्प्लावन जिसको विद्रोह के रूप में देखते हैं, सीमा विवाद, हिंदू विरोधी हिंसा, गंगा जल विवाद, व्यापार विवाद, चकमा शरणार्थियों की समस्या, तस्करी की समस्या, अवैध नागरिकता की समस्या, जो भारत में हमेशा उठती रहती है कि बांग्लादेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, इसका समाधान भारत सरकार को करना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और भारत की जो रणनीतियां है उसके ऊपर प्रभाव डालती है दक्षिण एशिया में। इसके साथ अगला जो देश है भूटान, यह भी काफी शांति प्रिय प्रिय देश है, काफी छोटा देश है, लेकिन भारत की दृष्टि से दक्षिण एशिया में यह काफी इम्पोर्टेंट है। और प्रारंभ से ही भारत अपनी रणनीतिक तरीके से भूटान के साथ खड़ा रहा है। और वर्तमान समय में देखेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है वह भूटान के साथ काफी इम्पोर्टेंट है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की यात्रा भी की थी। वहां पर कई सारी परियोजनाओं की शिलान्यास भी किए, शुरुआत भी की है। एक तरीके से भारत रणनीतिक तरीके से भूटान के ऊपर काफी जोर देता है। इसी के साथ साथ दो अन्य देश हैं, जिसमें से एक है मालदीव और दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बाद में दक्षिण एशिया के और सार्क के संगठन में शामिल हुआ है, सार्क संगठन में शामिल हुआ है, लेकिन मालदीव काफी प्रासंगिक रहा है। यह आप देखेंगे तो यह समुद्र में एक द्वीप के रूप में द्वीप के रूप में है। और यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता भी काफी देखने को मिलती है। इसके संदर्भ में भारत की जो रणनीतियां है वह काफी प्रासंगिक रही है। पर्यावरण की समस्याओं के ऊपर मालदीव में सबसे ज्यादा
चिंता की जाती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को लेके मालदीव सबसे ज़्यादा चिंतित रहता है कि जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो उसके क्षेत्र जो जलमग्न हो जाते हैं, उसकी नागरिक वहाँ के जो नागरिक हैं वह सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके साथ-साथ जो मालदीव की समस्या है पर्यावरण के मुद्दों को लेके, इसको भारत भी काफ़ी प्रमुखता से वैश्विक मंच पर उठाने की कोशिश करता रहा है। इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान में आप देखेंगे भारत की रणनीतियों को, तो भारत भी काफ़ी उथल-पुथल वाला देश रहा है। वहाँ गृह युद्ध की समस्याएँ काफ़ी लंबे समय से बनती हुई आ रही है। जैसा कि आपने अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के में देखा कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था 70 के दशक में, शीत युद्ध के दौर में, तो सोवियत संघ ने भी इस पर हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने काफ़ी इसमें अपना इंटरफेरेंस दिखाया। सोवियत संघ फिर वापस चला गया। अमेरिका के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश की गई, लेकिन हाल ही में अमेरिका के वापस जाने के बाद पुनः तालिबान का इस राजनीतिक रूप से यहाँ पर नियंत्रण स्थापित हो गया है। तो भारत की जो रणनीतियाँ रही है वो अफ़गानिस्तान के साथ काफ़ी बदलती रही है। हालाँकि भारत शुभारंभ से ही कोशिश करता रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ उसके संबंध मधुर रहें। अफ़गानिस्तान में बहुत सारी परियोजनाएँ हैं जिसका संचालन भारत सरकार करती है। अफ़गानिस्तान के विद्यार्थियों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की भी प्रावधान करता है, ताकि वो अफ़गानिस्तान के जो विद्यार्थी हैं, युवा हैं, वो भारत में आके अध्ययन कर सकें। आप भारत के विश्वविद्यालयों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अफ़गान के जो स्टूडेंट हैं, वो आकर अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से रणनीतिक आधार पर भारत अफ़गानिस्तान के साथ दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका को मजबूत करने के ऊपर जोर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब अफ़गानिस्तान का जो संसद बनाया जा रहा है, उसमें भारत का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, भारत के द्वारा ही उसका निर्माण किया जा रहा है। हालाँकि तालिबान सत्ता परिवर्तन होने के बाद, तालिबान का राजनीतिक रूप से वहाँ पर अस्तित्व होने के बाद बहुत सारी चिंताएँ भारत के समक्ष भी उभर के आई है। लेकिन फिर भी भारत की रणनीति जो है, वह है अफ़गानिस्तान के ऊपर केंद्रित है और अफ़गानिस्तान के साथ संबंधों को मधुर रखने के ऊपर है। क्योंकि एक तरीके से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की दृष्टि से अफ़गानिस्तान काफ़ी इम्पोर्टेंट उभर के आ जाता है विदेश नीति के मामले से। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत के जो संबंध हैं वह खराब हो। तो इस संदर्भ में अगर दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति की रणनीतियों का मूल्यांकन करने के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो आप भारत की जो रणनीति है दक्षिण एशिया में, जो राजनैतिक अलग-अलग कालखंडों में बताई गई है, उसके संदर्भ में मूल्यांकन कीजिएगा। और दक्षिण एशिया में भारत ने अलग-अलग देशों के साथ कौन-कौन से रणनीतिक जिस जिस मुद्दे पर अपनाने की कोशिश की है, उसके संदर्भ में आप इसको मूल्यांकन कीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से आप इस आंसर को लिख पाएँगे। इसके साथ-साथ एक संगठन है दक्षेस, सार्क के रूप में इसको चिह्नित किया जाता है। 1985 में इसकी स्थापना हुई है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप से दक्षिण एशिया में एक सहयोग संगठन के रूप में उभर कर आता है। 7 राज्यों के शिखर सम्मेलनों के द्वारा ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक सदस्य थे, जियाउर रहमान ने 1977 में ही इसकी स्थापना के प्रस्ताव को लेकर आया था। और क्षेत्रीय आधार पर देखें, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो सार्क की काफ़ी प्रमुख भूमिका उभर के आती है। अगर दक्षिण एशिया के जो देश हैं, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी समानताएँ एक साथ हैं। जैसे भूगोल एक है, जाति आधार पर देखेंगे तो बहुत सारी समानताएँ हैं, भाषाओं के आधार पर समानताएँ हैं, धर्म के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, ऐतिहासिक राजनैतिक आधार पर, सामाजिक आर्थिक समस्याएँ हैं। और जो दक्षिण एशिया की चुनौतियाँ भी हैं, वह भी समान रूप से उभर के आती हैं। तो इन सारे मुद्दों से निपटने के लिए दक्षिण एशिया के देशों ने आपस में मिलकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। अ, और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस उभर के आता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, वह है दक्षिण एशिया के लोगों
के कल्याण के ऊपर जोर देना, आर्थिक विकास और प्रगति के ऊपर जोर देना, सांस्कृतिक विकास करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना कि दक्षिण एशिया के देश जो हैं वो कलेक्टिव रूप से एक साथ आएँ और अपना विकास करें। इसके साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्रों में जोर देना और एक-दूसरे के ऊपर विश्वास जताना ताकि कोई भी समस्या आए, चुनौतियाँ आए, तो इसको निराकरण किया जाए। सार्क को बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देने की बात की गई है, देने के ऊपर जोर दिया गया है, जिसमें सभी देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं, विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से इसके कार्यवाहियों में भागीदार होते हैं, इसमें उस शामिल होते हैं। इसमें इसके कामकाज को चलाने के लिए कई सारी तकनीकी समितियों का निर्माण भी किया गया है, जिसके माध्यम से इसके इसके कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। समय-समय पर आप देखेंगे तो सार्क के देशों का शिखर सम्मेलन भी होता है, जिसमें से इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से यह अपने जो मूल समस्याएँ हैं, उस पर विमर्श करते हैं, अपने विकास के ऊपर जोर देते हैं, अपनी रणनीतियों के ऊपर जोर देने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप इसका मूल्यांकन कीजिएगा। और भारत भी काफ़ी प्राथमिक तरीके से दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका को मजबूत करने के ऊपर जोर देता है। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन आने की संभावनाएँ होती हैं। अगर सीधे-सीधे क्वेश्चन आपको दक्षिण एशिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछता है भारत की रणनीतियों को, तो आप इसको आसानी से सभी चीज़ों को 1947 से लेकर अभी तक भारत ने जो रणनीतियाँ अपनाई है, अलग-अलग देशों के साथ, उसको आप कलेक्टिव रूप से मूल्यांकन कीजिएगा और लास्ट में जो दक्षिण एशिया सार्क संगठन के साथ इसकी जो रणनीति है, इसकी जो भूमिका है, उसके संदर्भ में मूल्यांकन कीजिएगा। अगर वैश्विक संदर्भ में भारत का दक्षिण एशिया के देशों के साथ संबंधों का या रणनीतियों के ऊपर मूल्यांकन करने को पूछता है, तो इन बातों को आप इंट्रोडक्शन में, बैकग्राउंड में ज़रूर लिखिएगा और जो आपका मेजर फोकस होगा, वो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद या 1990-91 के बाद भारत ने जो दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतियाँ अपनाई है, उसके संदर्भों में मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप इस विषय को समझ पाए होंगे। अच्छे से तैयार कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे घटनाओं से आप परिचित हैं क्योंकि दक्षिण एशिया में इसकी काफ़ी प्रासंगिकता है और इसके साथ आप अपने आंसर का मूल्यांकन कीजिएगा। आई होप आप अच्छे से एग्ज़ाम को लिख पाएँगे। अभी तक जो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, इसको शेयर करें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट।